भारत में पिछले कई वर्षों से सरकार में शामिल मैनेजमेंट करने वाले ये कह रहे हैं कि उनका काम केवल नीतियां बनाना है, काम धंधा करना नहीं, स्कूल बस ट्रेन चलाना नहीं। इस चक्रीय बदलाव में नीति निर्माता करने वाले नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनका कार्य केवल नीतियों का निर्माण करना है, जबकि वास्तविकता में जीवन से जुड़ी बुनियादी सेवाओं को व्यापार के रूप में देखा जाने लगा है। यह ध्यान देने योग्य है कि चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन जैसे जीवनोपयोगी क्षेत्रों को आउटसोर्स करने का फैसला केवल खर्च बचाने का एक उपाय नहीं है, बल्कि व्यवस्था में एक गहरा परिवर्तन लाने की स्थायी कोशिश है। अर्थशास्त्री और प्रशासक सरकार के खर्च बचाने के तौर तरीके सिखाने में लगे हैं। ये कुशल अर्थशास्त्री, प्रबंधक, प्रशासक बता रहे हैं कि एक नियमित कर्मचारी 50,000 सैलरी प्रति माह लेगा, तो इसके बदले में 1,000 रुपए प्रति माह कॉन्ट्रैक्ट वाले 5 कर्मचारी ठेके पर रख लो, इन्हें जब चाहे हटा दो। तो इसलिए विभिन्न सरकारों ने यह मान लिया है कि चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, एसडीडी, डियाहक, शिपिंग, रेलवे, डाकतार इत्यादि सभी काम धंधे हैं, इसलिए सबसे पहले इन्हें आउटसोर्स करना है। हो सकता है कि कभी इन्हें यह भी लगे नेता अच्छी नीतियां बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वे ठेके पर नेता भी रखने लगे। 20-25 हजार पर इन्हें रखें और कभी भी इन्हें हटा दिया जावे। सरकारी सेवाओं के ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारी आजकल महज 8,000 रुपए प्रति माह पर काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा उस दीर्घ संकट का संकेत है जिसमें नियमित नौकरी की परंपरा लगभग समाप्त होती जा रही है। ठेकेदारों द्वारा काम करने वाले कर्मचारी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में काम किया है, अब उस काम से भी पैसा कमाना की चाह रखते हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं बहुत सी संस्थाओं में आगे बरक रही हैं। अब अधिकतर विश्वविद्यालयों के अधिकांश कर्मचारी ठेके पर हैं। इन्हें मात्र 7,000-8,000 रुपये प्रति माह भुगतान होता है। ज्यादा से ज्यादा इन्हें हटाया जा सकता है। इनमें बहुत से लोग रिटायर्ड सैनिक, क्लर्क, बाबू लोग हैं अथवा गरीब, ग्रामीण या भूमिहीन लोग हैं। ज्यादातर कॉलेजों में, स्कूलों में, ऑफिसों में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं हैं तो ऐसे ही ठेके पर। सड्डधाकें भी ठेके पर बनती हैं। विभिन्न परीक्षा आयोजन करने वाली संस्थाओं में भी ऐसे ही कर्मचारी ठेके पर हैं। हालांकि दूसरी ओर वेतन के इस संकट के चलते आम कर्मचारी की जीवन शैली पर गंभीर असर पड़ा है। ठेकेदार ठेके में भी पूरी सैलरी समय पर नहीं देते। सरकारों, संगठनों और संस्थाओं से काम निकलवाने में ये ठेकेदार माहिर हो गए हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारी भी भ्रष्ट कार्य पद्धति को जान गए हैं। बढ़ती महंगाई और आवश्यकताओं के बीच एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होता जा रहा है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। एक प्रयास में ही करोड़पति बनने की चाहत है। यदि ये एक बार भी पेपर आउट या करप्शन करने में सफल हो गए तो फिर ये बेडी डीडे खेल खेलना सीख जाते हैं। ऐसे सिस्टम में जब लोग 15-20 लाख देकर नौकरी लग भी गए तो बेचारे इस तैयारी में लग जाते हैं कि दिए गए लाखों रुपए वसूल कैसे करें ताकि पुराने नुकसान की भरपाई की जा सके। पकड़ दिए जाते हैं तो भी ज्यादा सजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फांसी लगाओगे। वे तो पहले ही मान चुके होते हैं कि कम में जीना भी कोई जीना है। दूसरी बात, कमीशन से प्राप्त धन का प्रॉपर्टी, गादी, गहनों में ज्यादा निवेश करके आम आदमी की पहुंच से इन्हें दूर कर देते हैं। पहले तो इन कमीशन खोरों पर कोई कठोर कार्यवाही होती नहीं, क्योंकि ये जानकार हैं, व्यवहार कुशल हैं, स्वजाति का हैं, समय पर कमीशन देता है, कमा कर देता है। इन्हें सजा हो भी जाए तो ऐसे ही बचाने वाले आ जाते हैं, जैसे आजकल साइबर ठगी करने वाले टटलूबाजों के समर्थन में लोग आवाज उठाने लगे हैं। कम सैलरी पर काम करने वाले मेहनत तो पूरी करते हैं, पर आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। पराश्रय आवश्यकताएं अब पंखों से लू लगने लगी हैं। अभी हाल ही में एक सरकारी हॉस्पिटल में एक नवजात की मौत पंखे से चलने वाली गर्म हवा से लू लगकर हो गई थी। जो कूलर भी फैल होने लगे हैं। धनी लोगों के घर, गादी, दुकान, ऑफिस तो एसी लगने से सुरक्षित हैं, पर उनका क्या होगा जो इस निकलने वाली गर्म हवा से बने हीटेड आइलैंड में शहरों में रहते हैं। उन्हें भी तो एसी वाले घर, गादी, दुकान, ऑफिस की आवश्यकता है। लगे हैं वे भी इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में, ताकि उनके बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी पंखे की सरकारी लू से मौत न हो जाए। यह उस तस्वीर को उजागर करता है जहां विकास केवल आर्थिक लाभ की सीमा तक रह जाता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और अस्पतालों की असुविधाओं की कहानियां
आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। बेआवाज पशु पक्षी और कभी कभी काम की तलाश में निकले पथिक, बेघर लोग तो भीषण गर्मी सर्दी में रोजाना मर ही रहे हैं। विकास की परिभाषा अब एक नई दृष्टि की मांग करती है। क्या यह सिर्फ नंबरों और सुनहरे शब्दों में सीमित है, या यह वास्तविक जीवन में लोगों के भले के लिए भी है? संगठित क्षेत्रों का विकसित न होना एक गंभीर सवाल है। यदि लाभ कमाने के चक्कर में देश के कमजोर तबकों की अनदेखी की जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा? यह विचारणीय है कि क्या हम अपनी सच्ची जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, और क्या वास्तव में विकास केवल कुछ विशेष वर्ग के लिए ही है? अब सोचना यह है कि आखिरकार विकास किन लोगों का हो रहा है? विकास की परिभाषा क्या हो? संगठित सेक्टर क्यों विकसित नहीं हो रहे हैं? लाभ की सीमा क्या हो? बढ़ती हुई आबादी का पेट भले ही हम भरने में सफल हो गए हैं, लेकिन बढ़ती हुई इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे संभव है? अच्छे लोगों की अच्छाई कहां प्रभावी है? संस्कृति, साहित्य और दर्शन की तो लुटिया लगभग डूब ही चुकी। पाश्चात्य जगत से प्राप्त टेक्नोलॉजी और एकल परिवार की जीवन शैली की वजह से पारंपरिक विषयों जैसे संस्कृत, साहित्य और दर्शन पढ़ाने वाले बहुत से सरकारी कॉलेजों की तो लुटिया लगभग डूब ही चुकी हैं, अथवा डूबने की कगार पर है, ऐसा हम मान चुके हैं। जमाना इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बायोमेडिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जमाना है, जो केवल पैसे वाले लोग इन विषयों में डिग्री ले सकते हैं। वैसे भी इन सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में वे बच्चे प्रवेश लेते हैं जिनके पास पैसे कम हैं या मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे हैं। आज बहुत सी सरकारी नौकरियां ठेके पर दी जा रही हैं। नेताओं को तो इन ठेकेदारों से अच्छा कमीशन मिल जाता है। कुछ सरकारी कर्मचारी तो अपनी हैंक डिडिड ही में रहता है कि अब वह सरकारी दामाद बन चुका है। कैसा भी व्यवहार करो, ससुराल पक्ष झेलता रहेगा। लेकिन यह बहुत समय नहीं चलेगा। या तो ये विभाग खत्म हो जाएंगे अथवा इन इंस्टीट्यूट का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। गलत और भ्रष्ट व्यवहार नई पीढ़ियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा कर रहा है। सरकारी कर्मचारियों का यह घटता सम्मान मेहनती लोगों को इससे दूर कर देगा, और सरकारी सिस्टम में जो थोड़ी सी संवेदनशीलता बची भी है वह शीघ्र खत्म हो जाएगी। फिर समाज के कमजोर तबकों की आवाज कौन सुनेगा? वैसे भी यह सरकारी सिस्टम सुविधाएं देता कम है, और इनका कम सुविधाओं, कम वेतन का रोना ज्यादा है। साहित्य, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे मानविकी विषय बच्चों में थोड़ी बहुत संतोष की भावना, धैर्य, इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाया करते थे। लेकिन आधुनिक बच्चे अब इन्हें नहीं परख रहे हैं। आखिर पिढ़े भी क्यों? जब इन सरकारी प्राइवेट साधारण कॉलेजों से पढ़े लिखे बच्चे प्राइवेट स्कूलों, दुकानों, ऑफिसों, फैक्ट्रियों में 5-7 हजार रुपए वाली नौकरी कर रहे हैं, या सरकारी ऑफिसों में ठेके पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर मजबूरियों के कारण कम पड़ने वाला मेहनत मजदूरी करने वाला, चाय बनाने वाला, पानी पूरी वाला, कचौधी समोसा वाला, बर्गर पिज्जा मोमोज वाला अपनी मेहनत और स्किल की वजह से इन पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा कमा पा रहा है। नौकरी की बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अब एक नई परिभाषा को जन्म दिया है। आप कितने कमा रहे हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर देना सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। जहां मेहनत करने वाले युवा अपने छोटे छोटे व्यवसायों में बिल्कुल सफल हो रहे हैं, वहीं पढ़े लिखे लोग तो निराशा में घिरते जा रहे हैं। आज केरल जैसे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वर्तमान शिक्षा केवल नौकरी पाने, फिर भ्रष्टाचार करने का साधन मात्र बनकर रह गई है। सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक अवमूल्यन का यह नया दौर एक गहन चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें साहित्य, संस्कृति और दर्शन जैसे मानविकी विषयों का पतन हो रहा है। जब साधारण घरों के बच्चे शिक्षा के लिए अपनी सीखने की अवस्था में ही पैसे की दरकार के चलते मंझधार में खड़े होते हैं, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। यदि उनसे कहा जाए कि वे किसी की हत्या कर दे और बदले में उन्हें 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तो गरीबी से घिरे, नशे से घिरे बहुत से बच्चे तैयार हो जाएंगे। ऊपर से ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन जुआ खेलकर पैसा कमाना, लाइव स्ट्रीम पर जिस्म दिखाकर ठगी से पैसा कमाना, धोखाधड़ी करना, ठगी करने के नए आधुनिक तरीके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज के बच्चों के लिए सही गलत कोई मायने नहीं रखता। उन्हें लगता है कि पैसे के बल पर पूरा सिस्टम खरीदा जा सकता है। कई ऐसे उदाहरण आए हैं जहां नए नए खुले सरकारी प्राइवेट विश्वविद्यालयों से दी गई परीक्षाओं में पैसे देकर 6 नंबर के 66 नंबर बनाए गए थे, या सही गलत उपाधियां बांटी गई हैं।
यह केवल शिक्षा का विभाग का मामला नहीं, अपितु हमारी पूरा सरकारी सिस्टम जैसे पुलिस, अस्पताल, रेलवे, सभी सरकारी विभागों को भ्रष्ट मानने की मूलभूत सोच और उनके प्रति सामान्य लोगों के दृष्टिकोण को भी संदर्भित करता है। सरकारी नौकरियों के प्रति आलोचना को आधुनिक मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। नए नए बुद्धिजीवी सभी कार्यों को आउटसोर्स करने पर जोर देते हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों की स्थिति दिन ब दिन संकुचित होती जा रही है। ऐसे में गरीब युवाओं की उम्मीदों का डूबना स्वाभाविक ही है। सफलता की अब एक ही परिभाषा बची है, कमा कितने रहो हो, कैसे कमा रहे हो या सही गलत क्या है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। कभी कभी जब हमारा हृदय व्यथित हो उठता है तो फेसबुक पर मन से निकली हम ऐसी पोस्ट कर देते हैं। यह वीडियो भी ऐसी ही एक फेसबुक पोस्ट का रूपांतरण है जो हमारी ऐसी साधारण चिंताओं को प्रदर्शित करता है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन नई जनरेशन बहुत बुद्धिमान है, अब वह फैसला करेगी कि क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन इसके लिए लोकतंत्र या सरकारी सिस्टम का बचे रहना ज्यादा जरूरी है। इसलिए ज्यादा चिंतित न हो, मस्त रहे, व्यस्त रहे या आराम करें, ऐसे विचार हम सभी के मन में कभी न कभी आ ही जाते हैं। सरकारी सिस्टम को कोसने से पहले आत्मचिंतन करें और ध्यान रखें कि आपके द्वारा दिए गए वोट से चुना नेता सही कार्य करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और संस्कार बहुत जरूरी है। जब तक जीना है तब तक उसे सीखना है। अनुभव ही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उनका कहना था कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है, क्योंकि युवा सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसलिए युवाओं को प्रेरित करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरे साहसी युवाओं, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए ही तुम इस धरती पर आए हो। अतः साहसी बनो, चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े रहो और जो तुम्हें सही लगे उस कार्य में लग जाओ।